हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। हाँ, गुड इवनिंग भी कह लो, गुड नाइट भी कह लो, सब कह लो। कैसे हो यार तुम लोग? बताओ। काफ़ी सारे तुम लोगों के मन में यहाँ पर जो है वो बातें होंगी। ठीक है, तो मैं सारी बातों का जवाब दे दूंगा पहले। ठीक है, हाँ बिल्कुल, 8 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे, बिल्कुल। पहले तुम लोग लाइव आ जाओ, उसके बाद में हम सारी बातें करेंगे। ठीक है, राधे राधे भाई, राधे राधे। आ, बहुत सारे लोग लाइव आ चुके हैं और नीतीश जी हैं, नेहा माथुर, ऋषभ बंसल, रोनाल्डो, उज्जवल कुमार, ऋषि, राजन हो गए, यहाँ अभय गुप्ता हो गए। रोनाल्डो तो एक दिन हमसे डांट भी सुन लिए, ये कह रहे थे कि सर मज़ा नहीं आ रहा है, तो हमने कहा भी कि बताओ मुजरा करना शुरू कर दे तो मज़ा आ जाएगा, बोलो। उस दिन से ये लड़का सीधा हो गया और उस दिन से चुपचाप पढ़ाई करता है। बहुत बढ़िया है, अच्छा है देख करके। रोनाल्डो भाई तुम्हें जो है लाइव देख करके बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि चलो तुम सीरियस हो गए हो पढ़ाई को लेकर के। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो असल में होता क्या है, सुबह में आप लोगों की क्लास होती है 9 बजे। और 2 दिन ऐसा हो गया है कि कुछ फैमिली डिस्कशंस इतने लंबे होने लगे कि रात के 4-4 बजे तक जो है वो मैं सो नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ काम ऐसे हो गए हैं कि 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक काम चल रहा है, फैमिली डिस्कशंस चल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। अब 4 बजे सो करके सुबह में 9 बजे उठना, मैं उठ तो जाऊँगा लेकिन तुम्हें मन से पढ़ा नहीं पाऊँगा। इसीलिए कल वाली क्लास मैंने नहीं ली। सॉरी, नहीं ली। और आज वाली क्लास भी मैं सुबह नहीं ले पाया, क्योंकि 4 बजे मैं उठा था सो करके। सोने मतलब गया था वहाँ पे, तो मैंने कहा यार सुबह नहीं ले सकते तो मेरे पास में रात का वक्त है। ठीक है, एक दिन मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, एक दिन कैंसिल करता हूँ, तो दूसरे वाले दिन जो है मैं आप लोगों का आराम से एप्लीकेशन पे क्लास ले सकता हूँ। इससे क्या होगा, नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ बस टाइमिंग थोड़ा सा चेंज होगा तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन लॉस नहीं होगा, हमारा काम चलता रहेगा। ठीक है, कभी कभार अगर मानो कि 10 दिन 12 दिन में कोई ऐसा दिन आ जाए कि सुबह की जगह रात में क्लास हो जाए, तो उतना एडजस्ट आप भी कर सकते हैं, उतना एडजस्ट हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना कोई दिक्कत हमें नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए आज सुबह की जो क्लास थी हमारी वो रात में हो गई। और कभी कभी प्रिपेयर भी रहा करो, कभी कभी बढ़िया तरीके से मन से मेंटली प्रिपेयर रहा करो कि भाई देख लिया करो कि सुबह क्लास नहीं हो रही है तो क्या वो अगले दिन के लिए शेड्यूल कर दी गई है या फिर सेम डे नाइट में शेड्यूल कर दी गई है। ठीक है, बट ऐसा मैं ज़्यादा करूँगा नहीं, मैं खुद भी नहीं चाहूँगा कि मैं अपने शेड्यूल को डिस्टर्ब करूँ, आपके शेड्यूल को डिस्टर्ब करूँ। बट अगर कभी एक आधा दिन हो जाए तो आई वुड अप्रिशिएट अगर आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं, अगर आप उसको समझ लेते हैं तो। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल, शादी के डिस्कशन होते हैं रात के 4 बजे तक। बिल्कुल, यहाँ पर जो है शादी के डिस्कशंस होते हैं, एकदम सही बात आप कह रहे हैं, शादी की बातें चलती हैं। यार रात के 1-2 बजे मैं घर पे पहुँचता हूँ, घर वालों को बात करने का मौका होता नहीं है। मैंने अपने साथ साथ सबकी शेड्यूल की ऐसी तैसी कर रखी है। ठीक है, चलो आ जाओ, तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। हम लोग मेरे भाई इन सेंटर पढ़ रहे थे और इन सेंटर में जो है सारी चीज़ें हमने पढ़ ली मेरे भाई। अब इन सेंटर में हमें जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है वो इन रेडियस पढ़ना है। इन रेडियस की यहाँ पर बात क्या है ज़रा वो देखो। मानो हमारे पास में कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल में मेरे भाई यहाँ पर जैसे मानो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया। इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ पर जैसे मानो ये बना दिया, इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ बना दिया, इस एंगल का बाइसेक्टर यहाँ बना दिया। तो जिस पॉइंट पर हम सबको मिलाते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तो उस पॉइंट को हम यहाँ पर इंसेंटर कहते हैं। उस पॉइंट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो उस पॉइंट को हम यहाँ पर इंसेंटर कहते हैं। अब इसी इंसेंटर को सेंटर मानते हुए, इसी इंसेंटर को सेंटर मानते हुए मेरे भाई, अगर मान लीजिए कि हम जो है यहाँ पर प्रॉपर वे में क्या करें, इसी इंसेंटर मानते हुए हम मेरे भाई यहाँ पर प्रॉपर वे में एक जो है वृत्त बना दे, सर्कल बना दे यहाँ पे। ठीक है, समझना मेरी बातों को लेकर के। यहीं पर मेरे भाई मानते हुए कि हम ऐसा एक सर्कल बना दें। अब यहाँ पर ये जैसे मानो तुम्हारा सर्कल बनता है, तो ये सर्कल का हो गया सेंटर। सर्कल के सेंटर से मेरे भाई यहाँ पर ये भी सर्कल का रेडियस कहलाएगा, 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 ये भी रेडियस कहलाएगा और ये भी रेडियस कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे मानो 3 और 3 6 बिंदु बने ना, तो हम यहाँ पर जो ये वाले लाइन होते हैं इनके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, इनके बारे में हम नहीं जानते हैं। हम जो जानते हैं वो ये कि सेंटर से यहाँ पर ट्रायंगल के साइड पर जो खींचा गया लाइन होता है हम लोग इसको इन रेडियस कहते हैं। यहाँ पर यहाँ से खींचा गया ये जो लाइन है 90 बनाता है तो इसको इन रेडियस कहते हैं। यहाँ से खींचा गया लाइन जो 90 बनाता है तो हम इसको इन रेडियस कहते हैं।
क्योंकि सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, सर्कल की प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे तुमने देखा होगा ये साइकिल का पहिया है और ये तुम्हारा रोड है, तो जो साइकिल का स्पोक होता है ना, वो स्पोक जो होता है वो रोड के साथ में हमेशा कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो ये तुम्हारा मेरे भाई साइकिल है, ये तुम्हारा मेरे भाई रोड है, और यहाँ पर ये उसका स्पोक है, और ये कितना बनाएगा, तो 90 बनाएगा। ठीक है। अब अगर हम इसी के साथ में मेरे भाई यहाँ देखें, लोग स्कोप कहते हैं, स्कोप नहीं होता, असल स्पेलिंग स्पोक होता है। क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर स्पोक होता है। तो बस यहाँ पर ये थोड़ी सी बात हमने जानी, थोड़ी सी बात को सीखी। अब बात आता है कि सर ये वाली जो लेंथ है, इस लेंथ को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इस लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें मैं ABCD याद दिलाता हूँ। भाई इसी बंद कर देना। तो मैं ABCD याद दिलाता हूँ। ABCD जब तुम पढ़ते हो तो ABCDEFG ऐसे कर करके आता है। तो P के बाद में Q आता है, Q के बाद में क्या आता है बताना। तो Q के बाद में आ जाता है R, फिर आता है S, फिर आता है T। R, S और क्या आता है, T आता है। अब इसी से मैं तुम्हें एक ट्रिक याद करवा देता हूँ, और वो ट्रिक यहाँ पर क्या है, R और S को एक साथ मल्टीप्लाई करो और बराबर कर दो T के। अब बोलोगे सर T का मतलब क्या हो गया, T का मतलब T नहीं हुआ, T का मतलब ट्रायंगल हो गया। T का मतलब क्या हो गया, तो ट्रायंगल हो गया। तो R S T, R इंटू एस बराबर क्या होगा, T होगा। अब ये R हमारा क्या होता है, तो ये R का मतलब ही होता है इन रेडियस। R का मतलब क्या होता है, इन रेडियस। ठीक है। अंतः त्रिज्या हम इसको कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इन रेडियस और हिंदी में अंतः त्रिज्या कहते हैं। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर इसको कहा जाएगा, और हिंदी में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा जाएगा, अर्ध परिमाप। हिंदी में क्या कहा जाएगा, अर्ध परिमाप। और टी का मतलब मेरे भाई क्या होता है, ट्रायंगल नहीं होता, टी का मतलब होता है ट्रायंगल का एरिया, यानी क्षेत्रफल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ट्रायंगल का एरिया कहा जाएगा। इसलिए मैं R को इधर रखूंगा तो S नीचे डिवाइड में चला जाएगा, और R को इधर रखूंगा S नीचे डिवाइड में चला गया। तो अगर तुम्हें इन रेडियस निकालना है, एरिया को सेमी पेरीमीटर से भाग करना होगा, ये नीचे चला जाएगा, तो यहाँ एरिया डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर, एरिया डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर। एरिया निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया निकल सकता है, हेरोन्स फार्मूला से एरिया निकल सकता है, किसी भी तरीके से एरिया निकल सकता है। तो आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का अगर मुझे इन रेडियस निकालना है, तो उसके एरिया को उसके सेमी पेरीमीटर से मुझे क्या करना होगा, तो भाग करना होगा। आ जाओ, चलो तुम्हारे सामने एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो। एक ट्रायंगल ABC में जो परिमाप है हमारा वो 24 है, अंतः त्रिज्या हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर 7 है, तो यहाँ क्षेत्रफल कितना होगा। हमने अभी पढ़ा है तुमको कि R हो जाता है, बराबर होता है एरिया अपॉन किसके, S के। ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई हमारे सामने हम ये भी कह सकते हैं सर RST कह सकते हैं कि सर R इंटू एस बराबर क्या हो जाएगा, T के। आप याद करिए, तो क्वेश्चन में कहा गया पेरीमीटर हमारा 24 है, इन रेडियस 7 है, इसकी वैल्यू हमारे 7 दी गई है। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तो कभी भी अगर सेमी पेरीमीटर को निकालना है तो इसका मतलब पेरीमीटर का सेमी कर दो, यानी पेरीमीटर का आधा कर दो। तो अगर तुम्हारी पेरीमीटर 24 है और तुम 24 का बच्चों आधा करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, 12। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 12, और 12 हो जाएगा तो एरिया तुम्हारा कितना आ जाएगा, एरिया बराबर 12 सत्ते 84, यानी सीधी सी बात है, एरिया हमारा कितना हो जाएगा, 84। तो बस इतना सा ही छोटा सा मेरे भाई ये क्वेश्चन था, और कई बार लोगों को नहीं पता होने के कारण वो ऐसे ऐसे छोटे सवाल भी नहीं बना पाते। पंडित आनंद कहते हैं सर प्लीज हेल्प मी, क्वेश्चन बनाते समय, ठीक है, क्या लिखे, क्वेश्चन बनाते समय कुछ क्वेश्चंस नहीं बनता है तो डीमोरलाइज हो जाता हूँ, क्या करूँ। देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है आप कोई भी क्वेश्चन को बनाओगे, या मान लीजिए आप PYQ की बुक को बनाओगे तो आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। यकीन मानिए जब हमने भी तैयारी शुरू की थी ना, तो हमसे भी सारे सवाल नहीं बनते थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में हमारा डाउट होता ही होता था। तब उस तैयारी के दौरान मैंने यहाँ पर ये समझा, ठीक है, कि अगर मेरे ये डाउट यहाँ पर नहीं आएंगे तो मैं नया क्या सीखूंगा। सोचो कि अगर किताब बनाते वक्त में 5 क्वेश्चन तुम्हारे नहीं फंसते हैं तो लोग तो किताब बनाना ही छोड़ देंगे, बोलेंगे अरे क्या जरूरत है बनाने की, सारा क्वेश्चन तो आता ही आता है। हम बनाते क्यों हैं, हम मॉक टेस्ट क्यों देते हैं, इसीलिए कि वहाँ पर हमसे कुछ गलती हो, और गलती हो तो हमें कुछ नया सीखने को मिले, हम उस गलती को सुधारें, ताकि जब हम पेपर में जाएं तो हम यहाँ पर जो है सारे तरीकों की महारथी हम वहाँ पर बन करके जाएं। और जब क्वेश्चन आए तो यहाँ पर मेरी जो प्रैक्टिस जो मैंने किताब से की, मेरी जो प्रैक्टिस मैंने शीट से की, मेरी जो प्रैक्टिस जो मैंने टेस्ट से की, मेरा वो सारा का सारा प्रैक्टिस वहाँ पर मैं जा करके यूटिलाइज कर पाऊँ और मैं बेहतर कर पाऊँ। तो उससे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मान करके चलिए कि हर गलती आपको कुछ ना कुछ सिखाती है और आपको बेहतर बनाती है। तो आप ये मान करके चलिए कि वो बेहतर होने का काम आपके लिए कर रही है, ना कि आपको वो और डिमोटिवेट कर रही है, ना कि आपको और नीचे गिरा रही है।
सोच सोच का फ़र्क है। सोच लेंगे बेहतर अपने आप को बनाने में तो आप बिल्कुल बेहतर बनेंगे, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे मैं उससे कमज़ोर बन रहा हूँ तो आप बिल्कुल कमज़ोर बनेंगे। सोच को बदलिए, आपकी अवस्था बदल जाएगी। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पर। तो अगर हम देखें यहाँ तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, तो क्वेश्चन हमारे सामने कहा गया कि उस त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करिए जिसकी भुजाएं 13, 14, 15 है। फाइंड द इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल जिसका साइड हमारा इतना है। अब जैसा कि हमें पता है कि इन रेडियस को निकालने के लिए मेरे सामने एरिया भी चाहिए और मेरे सामने सेमी पेरीमीटर भी चाहिए। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, सबको जोड़ करके आधा कर दो, 13 को, 14 को, 15 को, सबको जोड़ के आधा कर दो। लेकिन तुम एरिया कैसे निकालोगे? तो एरिया मेरे भाई यहाँ निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है जिसे हम हेरोन्स फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरोन्स फार्मूला। कि यहाँ पर अगर मान लो कोई भी त्रिभुज है हमारे सामने, ये कोई भी त्रिभुज है हमारे सामने, जहाँ पर त्रिभुज की भुजाओं का नाम यहाँ पर ए है, यहाँ पर इसका नाम बी है और यहाँ पर इसका नाम कितना है, सी है। तो अगर हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं तो देखो यहाँ पे इसका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसे हम मेरे भाई क्या कहते हैं, हेरोन्स फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? यहाँ पर हेरोन्स फार्मूला कहते हैं। और ये हेरोन्स फार्मूला कैसे कैसे काम करता है? तो हेरोन्स फार्मूला कहता है, सुनो गुरुजी, सबसे पहले आप निकालो सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब हो गया तीनों को जोड़ करके क्या कर दो, आधा कर दो। ठीक है, हेरोन्स नाम का एक मैथमेटिशियन था जिसने यहाँ पर जो है अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद में ये फॉर्मूला दिया था। ठीक है, तभी उसका दिमाग काम किया था, तब उसने बताया था दुनिया को कि पहले सेमी पेरीमीटर निकालो और फिर एरिया को निकालने के लिए क्या करोगे, तो रूट लगा दो, फिर यहाँ पर एस कर दो, फिर यहाँ पर एस माइनस ए कर दो, फिर यहाँ पर मेरे भाई s माइनस बी कर दो और फिर यहाँ पर s माइनस सी कर दो। तो जा करके मेरे भाई इस तरीके से हमारा एरिया निकला था। ठीक है, तो ये हेरोन्स भाई का हमारा देन था। जैसे हम यहाँ पर एरिया निकालते हैं, उस एरिया को यहाँ रख दो, उस सेमी पेरीमीटर को यहाँ रख दो, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, तो रेडियस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, तो हेरोन्स के इस फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करके यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके हम लोग मेरे भाई अपने सवालों को बनाते हैं। तो हेरोन्स ने सबसे पहले क्या कहा, सेमी पेरीमीटर निकालो। उसको निकालने के लिए तुम यहाँ पर क्या करोगे, तो बोलोगे सर 13 + 14 + 15 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप देखोगे 10, 20, 30, 35, 35, 4, 39, 3, 42 का आधा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और अगर 21 हो जाएगा तो एरिया हमारे सामने क्या होगा, एरिया हमारे सामने हो जाएगा 21। ठीक है, फिर 21 में से 13 गया तो मेरे भाई 8, 21 से 14 गया तो मेरे भाई 7, 21 से 15 गया तो हमारे पास में 6। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर इसी का हिसाब किताब देखिए, ये 21 हमारा क्या है, तो 21 हमारा 7 × 3 है। ये हमारा मेरे भाई 8 क्या है, 4 × 2 है। ये हमारा 7 है, ये हमारा 6 है, 3 × कितना हो जाएगा, 2। मैं तो कहता हूँ टुकड़ों में बांटा करो। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर 7 एक बार है और 7 एक बार है, 2 बार है तो रूट लगने पर वो एक बार हो जाएगा। 3 एक बार है, 3 एक बार है मेरे भाई, 2 बार है तो यहाँ पर 3 एक बार हो जाएगा। 4 का रूट हमारे सामने 2 बना देगा, ये फिर 4 है, इसका रूट हमारे सामने 2 बना देगा। 7 × 21 = 42 दूनी 84, तो यहाँ पर 84 हो जाएगा। हालांकि कई सारे लोग इसको याद करके बैठे हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने कई बार मल्टीपल प्रैक्टिस कर लिया, उनको ये बात अच्छे से याद है कि जब साइड हमारा 13, 14 और 15 होता है तो सेमी पेरीमीटर यहाँ पर 21 निकल जाता है और हमारा जो एरिया होता है वो 84 निकल जाता है। ये लोगों को मेरे भाई याद है। 13, 14, 15 पर आपको भी अब याद हो गया होगा कि एरिया कितना निकल करके आता है, 84 निकल करके आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, तो इन रेडियस की जो वैल्यू है वो यहाँ पर एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर एरिया हमारा 84 है और सेमी पेरीमीटर की जब बात करें तो वो 21 है। जब हम इसको काटते हैं तो सीधा सीधा एक लाइन में आंसर आ जाएगा, वो होगा 4। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा मेरे भाई? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, समझ गए मेरे भाई बात यहाँ पे? ठीक है, एक बच्चा कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कौन सी बात होगी दिखाना। ठीक है, या ये अभिषेक चौधरी हैं, सर ये क्या बात हुई, आप किस टाइम पे क्लास ले रहे हो, क्या मतलब है इस बात का? हाँ अभिषेक भाई बिल्कुल तुम्हारी नाराज़गी जो है वो जायज़ है, लेकिन मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ कि क्या जिस दिन से लेकर के कोर्स तुमने लिया उस दिन से लेकर के आज तक क्या कभी तुमने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो नहीं देखी है? क्या रोज़ के रोज़ तुम एक ही टाइम पर क्लास को लेते हो? क्या कभी तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा शेड्यूल नहीं आता है जिसके चलते सुबह की क्लास कभी तुम दोपहर में या रात में ले पाते हो?
होता है ना भाई, तुम्हारे लाइफ में भी तो कभी बार ऐसा हो जाता है कि सुबह में कोई इमरजेंसी वर्क आ गया, तो जिसकी वजह से तुमने सुबह की क्लास को दोपहर में ले लिया, रात में ले लिया। तो मैं भी तो तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, रोबोट तो हो नहीं कि मेरे लाइफ में कभी कोई दूसरा काम नहीं आ सकता है। और नहीं आ सकता है तो मैं रोज़ के रोज़ 6 के 6 महीने, 7 के 7 महीने में सुबह में ही क्लास लूँ। कभी एक आधा दिन मेरे लाइफ में भी इमरजेंसी आ सकती है, ठीक है। तो क्लास कैंसिल करने से बेहतर क्या है कि सुबह के जगह आप उसको रात में ले लीजिए। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि थोड़ा एडजस्ट अगर आप कर लेंगे तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। समझिए, रोज रोज का तो ये कहानी नहीं है, एक दिन का है। बट इसमें अपनी भाषा का थोड़ा सा ध्यान रखना है, पूछने के तरीकों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और कोई बात नहीं है। आप भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है। आपके भी माँ बाप है, घर में परिवार है, मेरे घर में भी एक माँ बाप है, परिवार है। आप भी उनको वक्त देते हैं, हम भी उनको वक्त देते हैं। परेशानियां हर किसी के घर में आती हैं, तो हो जाता है चीज़, ठीक है। बस बोलते वक्त में थोड़ा ध्यान रखना है, और कोई बात नहीं है। आइए चलिए पढ़ते हैं, किस नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहा गया है, एक सर्कल है इंस्क्राइब किया गया एक राइट एंगल ट्रायंगल में, और जो लेंथ है उसके दो साइड का 15 और 8 है, तो इन रेडियस कितना होगा। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा लेकर के चलता हूँ कि अलग अलग जो ट्रायंगल होते हैं हम लोग, मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग ट्रायंगल हो गया मेरे भाई, हम लोग उसके इन रेडियस कैसे निकालें। तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ सीखते हैं। नॉर्मल केस में क्या होता है, देखो यहाँ पे इन रेडियस की अगर हम बात करते हैं, तो इन रेडियस हमारा नॉर्मल अलग अलग ट्रायंगल में कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे मानो यहाँ पर कि क्या होता है, एक होता है जनरल ट्रायंगल, कि जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है कोई भी जनरल एक ट्रायंगल हमने बना दिया, तो उसके केस में क्या होगा, यही जनरल ट्रायंगल अगर मान लो यहाँ पर जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तब्दील हो जाए। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं जो हैं वो हमारा सेम होता है, ठीक है। इक्विलेटरल के बाद में यहाँ पर यही मेरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में अगर हो जाए, तो हमारे सामने क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है मेरे भाई बहुत तरीके से समझते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये जनरल ट्रायंगल हो गया, अब ये जनरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल में क्या होता है, बस सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और यहाँ पर मेरे भाई जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर क्या होता है, ये चीज़ हमारा हो गया, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ज्योति कहती हैं सर ये चैप्टर कितना बड़ा है। जस्ट मान करके चलिए ज्योति जी कि अभी तक आपका 60% सिलेबस कवर हो गया है ज्योमेट्री में, 40% चीज़ें आपकी और बाकी है, ठीक है। तो इतना मान लीजिए आप यहाँ पर। जनरल ट्रायंगल के केस में यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है कि जैसे मानो एक भुजा ए हो गई, दूसरी भुजा बी हो गई, तीसरी भुजा सी हो गई, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर इन रेडियस को निकालने के लिए हम उसके एरिया को सेमी पेरीमीटर से निकालते हैं। ये हम दुनिया के किसी भी ट्रायंगल में इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। इक्विलेटरल में क्या होता है, सारी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो ए हो जाता है, ए हो जाता है, ए हो जाता है। तो यही वाला फॉर्मूला जब हम यहाँ पे लगाते हैं जिसमें बोलते हैं आर बराबर एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो मेरे भाई क्या होता है, तो मैं आपको बताऊँ √3/4 ए स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो सेमी पेरीमीटर हो जाता है वो क्या हो जाता है, a + a + a 3a/2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 3a मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर इससे हमारा ये खत्म हो जाएगा, ये 2 से मेरे भाई यहाँ पर ये 2 बार में ख़त्म हो जाएगा, ये √3 से मेरे भाई यहाँ पर ये √3 बार में ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ आकर के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाता है। और हमारा क्या होता है, तो ये रेडियस बराबर हो जाता है, ये a हमारा ऊपर ही रहेगा और ये आकर के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a/2 √3। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, लेकिन मैंने कहा नहीं, आपके सामने प्रूफ करके बता दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रेडियस की वैल्यू हमने ऐसे निकाल ली। अब उसके बाद में आ जाइए मेरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। तो जब हम बच्चे इन रेडियस निकालते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, तो इन रेडियस निकालते हैं तो सेम एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर हमारा होता है। और जब हम उसको ले जा करके साइड में प्रूव करते हैं तो हमारा एक रिजल्ट निकल करके आता है, और वो ये होता है कि तुम्हारे पास इसका एक शॉर्टकट है, और वो ये है कि मेरे भाई अगर किसी भी समकोण त्रिभुज का अंतः त्रिज्या निकालना है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का रेडियस निकालना है, तो वहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ये हमारा रेडियस निकल करके चला आएगा, ये हमारा रेडियस मेरे भाई निकल करके चला आएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब हमारा रेडियस निकल करके चला आएगा, तो यहाँ पर सेम कहानी है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देखो। क्वेश्चन में कहा गया एक समकोण त्रिभुज में वृत्त अंतःस्थापित है, समकोण बनाने वाली जो दो भुजाएं, यानी 90 डिग्री बनाने वाली जो ये दो भुजाएं हैं, ठीक है। एक का मान मेरे भाई यहाँ पर 8 है, दूसरे का मान यहाँ पर 15 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें।
आपको मैंने एक बात बताया है और आपको मैंने यहाँ पर ये कहा कि देखो 8 और 15 होता है, तो 8 15 किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 8 15 17 के साथ ट्रिपलेट बनाता है। ठीक है, सौरभ राज कहते हैं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, एकदम अच्छे समझ में आता है। चलिए बहुत बढ़िया बात है बच्चों। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले 8 15 के साथ क्या बनेगा 17। अब ये मत पूछिएगा 17 कैसे बन गया, 1000 दफ़ा पढ़ा रखे हैं। 9 12 15, 8 15 17, 3 4 5, ठीक है, 8 6 10, ये सारे ट्रिपलेट होते हैं। 9 40 41, 11 60 61, ठीक है, तो ये 7 24 25, तो सारा पढ़ना होता है आपको। अब यहाँ पर ये हो गया, जैसे मैंने कहा कि इन रेडियस को निकालने के लिए परपेंडिकुलर बेस को जोड़ दीजिए, हाइपोटेनस को घटा दीजिए और आधा कर दीजिए। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो कहेंगे 8 और 15 23, 23 में से 17 घटा दीजिए तो मेरे भाई 6 हो जाएगा। और 6 का आधा हमारा कितना होगा, तो 6 का आधा हमारा 3 होगा। 6 का आधा हमारा कितना होगा, तो 6 का आधा हमारा 3 होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। और देखिए मेरे भाई यहाँ पर आगे यही वाली बात हमसे कह दी गई है। ठीक है, तो खैर इस बात का कोई मतलब बनता नहीं है, हमने तो पहले ही समझ लिया। आ जाओ चलो 22 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया था हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज, मेरे भाई यहाँ पर इतना √3, वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी कट फ्रॉम द ट्राइंगल। ठीक है, उसी बात को मेरे भाई यहाँ पर जो है नए सिरे से कहने की कोशिश की गई है, नए तरीके से यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है। आप उसको देखिए। तो सबसे पहले है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है और मुझे लगता है कि ये बात बहुत बेहतर तरीके से आप लोग समझते हैं। वो प्रॉपर्टी यहाँ पर ये होती है कि जैसे मानो अगर एक एंगल इसका 30 डिग्री है और ये 90 है, तो डेफिनेट है यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 30 के सामने हमेशा कितना होता है, 1 होता है। 60 के सामने हमेशा कितना होता है, √3 होता है। और 90 के आगे कितना होता है, 2 होता है। और ये जो रेशियो होते हैं ये फिक्स होते हैं, ये जो रेशियो होते हैं फिक्स होते हैं। अगर 30 के सामने 1 है, 60 के सामने इतना होगा 90, क्योंकि देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है तो उसके सामने की वैल्यू बढ़ती है। 30 के सामने वहीं पर देखो 1 है तो 90 के सामने 2 है। 30 छोटा एंगल है तो उसके सामने की वैल्यू छोटी होगी, और 90 बड़ा एंगल है तो उसके सामने की वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, अगर मानो इस एक का मान अगर 10 सेंटीमीटर दे दिया जाए तो यहाँ पर ये 2 का मान 20 हो जाएगा और इसका मान 10√3 हो जाएगा। अगर आप इसका 2 गुना करोगे तो ये भी 2 गुना होगा, ये भी 2 गुना। अगर आप इसका 3 गुना करोगे तो ये भी 3 गुना होगा, ये भी 3 गुना। ये फिक्स है, ये श्योर है, ये डैम श्योर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई सवाल में हमारे सामने क्वेश्चन में ऐसा आ गया है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, ये कर्ण की जो लंबाई है वो मेरे भाई हो गई है 20√3। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई कहा गया इसका एक कोण 30 है। मान लेते हैं यहाँ पर एक कोण 30 है, कोई भी एक कोण हो सकता है, ये 30 हो सकता है, ये 30 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो बस अभी यहाँ पर हम साइड के बारे में पढ़ते हैं। अगर एक 90 होता है, एक 30 होता है, तो ये डेफिनेट है कि एक 60 होगा मेरे भाई। अब 60 होगा तो यहाँ पर हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। 30 के सामने की वैल्यू 1 होती है, 60 के सामने की वैल्यू 2 होती है, 60 के सामने की वैल्यू कितनी होती है, तो 60 के सामने की वैल्यू √3 होती है, और 90 के सामने की वैल्यू 2 होती है। अब कहते हैं मेरे भाई समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो अगर आप देखोगे तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 20√3। अगर 2 का मान 20√3 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 10√3 हो जाएगा मेरे भाई। समझिए, जस्ट यहाँ पर क्या करेंगे, बोलेंगे सर ये जो 20√3 है यहाँ पर ये कितने की वैल्यू है, 2 की, और मुझे निकालना कितने का है, 1 का। तो अगर मैं काटूंगा तो ये 10√3 हो जाएगा। तो इस 1 का मान कितना हो जाएगा, 10√3। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर मैं इसको अगर √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर देखो जैसे 1 का मान √3 है, ये जो 10√3 है मेरे भाई कितने की वैल्यू है, 1 की है, और मुझे कितने की निकालनी है, √3 की। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, और 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30, यानी ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 30 आ जाएगी। इसीलिए कहेंगे सर ये देखो अपने आप को 10√3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 10√3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 10√3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इससे फ़ायदा क्या हो गया, इससे फ़ायदा यहाँ पर ये हो गया कि आपके पास में एक अपना मेरे भाई परपेंडिकुलर आ चुका है, अपना एक बेस आ चुका है, और अपना एक हाइपोटेनस आ चुका है। एक का मान के पता होने से हमने यहाँ पर बाकियों की वैल्यू पता कर ली। हाइपोटेनस के पता होने से परपेंडिकुलर और बेस का नॉलेज हमारे पास में हो गया। ठीक है, अब एग्जामिनर यहाँ पर ये कहना चाहता है फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम द ट्राइंगल। अब एक बात बताओ, ये तुम्हारे पास में एक ट्राइंगल है,
इसके अंदर से सबसे बड़ा सर्कल, तो क्या ये सबसे बड़ा सर्कल होगा, क्या यहाँ पर ये सबसे बड़ा सर्कल होगा, क्या यहाँ पर ये सबसे बड़ा सर्कल होगा? मेरे भाई इनमें से सबसे बड़ा सर्कल कोई नहीं होगा, सबसे बड़ा सर्कल होगा तो ये इन सर्कल होगा अंदर का। और आप चाहते हो कि हम इसका एरिया निकाल लें, तो इसका एरिया को निकालने के लिए पहले इसका रेडियस निकालना होगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले हम क्या पता करेंगे, रेडियस। रेडियस को पता करने के लिए परपेंडिकुलर में बेस को जोड़ करके हाइपोटेनस को घटा के कर देंगे आधा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो समझो मेरी बातों को लेकर के, ठीक है। परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना है, तो बोलोगे सर 10√3 है। बेस हमारा कितना है, तो हमारे सामने 30 है। और हाइपोटेनस हमारा कितना है, 20√3 है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इतना। अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर 30 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 10√3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम सर यहाँ देखते हैं तो ये हमारा काटेंगे 15 माइनस 5√3, ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, रेडियस। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर रेडियस। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, रेडियस। अब जैसे मानो ये रेडियस आ गया, तो किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे सर पाई इंटू आर का स्क्वायर। पाई इंटू किसके बराबर, आर का स्क्वायर। किसी भी वृत्त का ये एरिया होता है, पाई रखो और इसका स्क्वायर करो। तो इसका स्क्वायर करोगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 15 माइनस 5√3 का मेरे भाई आप यहाँ कर रहे हैं स्क्वायर। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें, हालांकि इसमें से थोड़ा सा फंडामेंटल आप इसमें और अपना सकते थे। ये जो आपके पास रेडियस, इसमें से आप यहाँ पर 5 को कॉमन ले सकते हैं। अगर आप इसमें से 5 को कॉमन ले सकते हैं, या इनफैक्ट मैं बोलूँगा 5√3 कॉमन ले सकते हैं, 5√3 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं 5√3 मेरे भाई कॉमन ले लूँगा, मैं कितना कॉमन ले लूँगा, 5√3, तो यहाँ पर बचेगा मेरे भाई √3 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। तो आप सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर ये बात कह सकते हैं, आप सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि सर देखो 5√3 कॉमन लेने से यहाँ पर जो है, यहाँ √3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अब जब बात आ जाती है एरिया की, तो एरिया का मतलब क्या होता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर करने का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा, ये वाली जो संख्या है मेरे भाई यहाँ पर, हम इसका क्या कर दें, तो हम इसका मेरे भाई स्क्वायर कर दें। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो मेरे भाई देखो 5√3 का जो स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 75। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 75, ठीक है। उसके बाद √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर मेरे भाई हो जाएगा 3 यहाँ पे। 1 का स्क्वायर हमारे पास में हो जाएगा 1, और माइनस हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2√3 मेरे भाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ कहेंगे कि 75 पाई हमारे सामने हो गया, ये हमारे सामने 4 माइनस 2√3 हो गया। कौन सा ऑप्शन है, तो 75 पाई 4 माइनस 2√3, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना ऑप्शन है, ठीक है। रिमझिम कहती हैं भैया आप समझाएं और समझ ना आए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यू आर द बेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर आपके सारे प्रॉब्लम दूर करके भैया आप समझाइए और समझना है। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया बात है रिमझिम जी, आपको चीज़ें समझ में आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को जाना, इस तरीके से हमने इनको समझा कि पहले हमारे सामने एंगल और हाइपोटेनस दिया था, तो यहाँ पर जो है हमने इसकी वैल्यू निकाली, और ये वैल्यू निकाली रिमझिम, तो हम यहाँ पर इस तरीके से हमने रेडियस निकाला, और रेडियस निकालने के बाद एरिया निकाल दिया। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग भैया कहते हैं, तो बड़ा एकदम अपना वाला फीलिंग आता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इतनी इज्जत तो कमा ली कि यहाँ पर आपके भाई बन पाए, ठीक है। आइए चलिए, तो अगर हम बात करते हैं तो आपको क्लियर हो गया ना इस क्वेश्चन में, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि आपके पास एंगल से आपने कैसे साइड निकाल दिया, फिर आपने यहाँ रेडियस को निकाल दिया। दो जगह पे ट्रबल हो सकता है, स्पेशली एक ट्रबल हो सकता है कि 5√3 को मैंने कॉमन कैसे ले लिया। तो देखो है ना, हमारी जो कोशिश होती है वो पता है क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा खींचने की कोशिश होती है। मेरे पास 5 और 5 तो दोनों की जगह दिख रहा था, फिर मैंने कहा यार अगर मैं इसमें से 5 ले लेता हूँ तो 3 बच जाएगा, और 3 के अंदर में √3 का अंश छुपा होता है। 3 कैसे बना है, अगर तुम इस 15 को देख रहे हो तो ये 15 जो बना है वो 5 इंटू 3 से बना है, और ये 3 कैसे बना था, तो 3 जो होता है वो ऐसे बना होता है, 3 ऐसे बना होता है। तो ये तुम्हारा 15 था और ये तुम्हारा 5√3 था। अब इसके पास भी 5 और √3 है, इसके पास भी 5 और √3 है। तो अगर मैं यहाँ से जब कॉमन लेने की बात करूँगा, 5√3 लूँगा तो इसके पास में खाली √3 बच जाएगा, और इसका 5√3 ले लूँगा तो खाली इसके पास में 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई मैंने यहाँ पर क्या कर लिया था, कॉमन ले लिया था। अब जब मेरे को इसका स्क्वायर करने का बारी आया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, 25 इंटू 3 मेरे भाई सीधा सीधा 75 हो गया। ये हमारा a का स्क्वायर, ये हमारा b का स्क्वायर, ये हमारा 2ab, ऐसे करके हमने बना लिया,
ठीक है, थोड़े थोड़े है ना, तुम लोगों को कैलकुलेशंस में जो दिक्कतें हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी जब धीरे धीरे तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। मैं तो इन क्वेश्चंस को 2-2 लाइनों में अपने तैयारी के समय बना देता था, लेकिन तुम्हें पढ़ाने के लिए मुझे इतना कुछ लिख करके बताना पड़ता है, नहीं तो मेरे लिए इतनी चीज़ें थी नहीं, मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो नहीं थी। मैं बता देता हूँ क्यों नहीं थी। मैं भाई कभी भी जीवन में इतना मतलब इस तरीके से सॉल्व नहीं करूँगा क्वेश्चन को। मैं देखो मैं दिमाग क्या लगाऊंगा। मैं तुमसे एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, मैं यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन को अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व करना होता तो मैं कैसे सॉल्व करता। अब आपको चूंकि मुझे पढ़ाना पड़ता है, मतलब समझाना पड़ता है सारी चीज़ें, तो मैं इसीलिए इतनी सारी चीज़ें बताता हूँ। नहीं तो मैं अगर आपकी जगह होता और मैं तैयारी कर रहा होता तो मैं पता है यहाँ पर क्या अप्रोच लगाता। मैं यहाँ पर ये कहता कि देख भाई बात ऐसी है, बड़ी सिंपल सी है, और बहुत सिंपल सी बात यहाँ पर इतनी है, ठीक है, कि ये जैसे मानो एंगल हमारे सामने 30 दिया गया है और क्वेश्चन में कहा गया कि इसकी वैल्यू हमारे सामने 20√3 है। तो ये ऑब्वियस है कि सर 2 का मान 20√3, तो 1 का मान हमारे सामने 10√3 है और इसका √3 से मल्टीप्लाई कर दो 30 आ जाएगा। मेरे भाई जब हम रेडियस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस, तो यहाँ पर ये 10√3 है, यहाँ पर ये हमारे सामने बेस है और यहाँ पर ये हमारा हाइपोटेनस है, डिवाइडेड बाई कितना है तो 2 है। अगर हम यहाँ देखते हैं 2 इसे काटेगा तो 15 बार में, और -10 का आधा 5√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना तो हमको समझ में आ गया था कि रेडियस में माइनस है। जैसे क्या होता है, ये 15√3 होता, 5√3 होता, 15√3 में से 5√3 घटाते 10√3 आता, एक सिंगल टर्म बचता। लेकिन मेरे को इतना समझ में आ गया कि मेरे रेडियस में एक सिंगल टर्म नहीं है। तो मेरे रेडियस में अगर एक सिंगल टर्म नहीं है तो मेरे रेडियस में 2 टर्म है, एक यहाँ पर ये टर्म है, एक यहाँ पर ये टर्म है, ये मेरे 2 टर्म मौजूद है। अगर मेरा रेडियस ये 2 लोगों से मिलकर के बना है, अगर मेरा रेडियस ये 2 लोगों से मिलकर के बना है, ठीक है, तो मेरा जब मैं एरिया निकालूंगा मेरे भाई यहाँ पर, तो एरिया में πr² आता है, r² आता है, तो मेरे भाई वो एरिया में भी 2 टर्म होंगे और एरिया में यही 2 टर्म होंगे और क्या होंगे नेगेटिव में। यहाँ पर एरिया में एक टर्म है, कभी आंसर नहीं होगा, यहाँ पर ये कभी आंसर नहीं होगा, यहाँ 2 टर्म है लेकिन पॉजिटिव है तो आंसर नहीं होगा। तो मेरे भाई ऑप्शन एलिमिनेशन से ऑप्शन नंबर डी को जो है मैं करेक्ट आंसर बता दूंगा। तो हम इस तरीके से कर सकते थे कि मेरे पास रेडियस में 2 टर्म आए हैं नेगेटिव में, तो मेरे एरिया में भी यहाँ, क्योंकि देखो ये πr² का मतलब क्या है, तो πr² का मतलब यहाँ पर मेरे रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसके अंदर में 2 टर्म है, 2 टर्म है, तो प्रोडक्ट में भी 2 टर्म होगा, 2 टर्म होगा तो क्या होगा नेगेटिव होगा, यही आंसर है। कभी ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव जो है मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भाई हम यहाँ पर कर सकते थे। तो मैं कभी ऐसे सॉल्व नहीं करता, मैं डायरेक्ट इस तरीके से उड़ा देता, ठीक है। समझ गए मेरी बातों को लेकर के। आ जाइए चलिए, अब मेरे भाई हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन रेडियस निकालना है और उस तरीके से यहाँ समझिए। तो अभी मैंने हाल फिलहाल आपको पढ़ाया कि नॉर्मल ट्रायंगल में क्या होता है, रिवाइज करा देता हूँ। नॉर्मल ट्रायंगल में इन रेडियस निकालना है तो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर लगा लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर इन रेडियस निकालना है तो यहाँ पर ए अपॉन में 2√3 मेरे भाई लगा लो, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस मेरे भाई निकालना है तो यहाँ पर क्या कर लो, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2 लगा लो। ये मेरे भाई यहाँ पर कर लो, बात खत्म, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है PQR एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेंट्रॉइड जो है यहाँ पॉइंट ए पर है, साइड हमारा इतना है, तो यहाँ PA का मान कितना होगा। अब देखो एक ही बात को है ना, मैं तुमसे वो बात हम तुमसे डायरेक्ट नहीं कहेंगे, लेकिन उस बात को हम घुमा घुमा के हम तुमसे कहेंगे। अगर ये नालायक लोग हमसे डायरेक्ट ये बात बोल देता इन रेडियस बताओ तो मेरा क्या नुकसान हो जाता, होता नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये लोग ये बात नहीं किया, तो नहीं किया तो अब हम तुमको छोटा सा बात समझाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की कहानी बताते हैं, ठीक है, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या होती है। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखते हैं तो यहाँ पर ये समझिए कि हमारे सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी भुजाएं हमारी बराबर है, सारी भुजाएं हमारे मेरे भाई यहाँ पर अगर बराबर हो जाती हैं ABC नाम की, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबसे पहला जो थॉट आता है वो यहाँ पर क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपने तो ये पढ़ लिया है कि इन रेडियस का निर्माण कैसे होता है, तो इन रेडियस का निर्माण एंगल बाइसेक्टर से होता है, एंगल बाइसेक्टर से होता है, और यहाँ पर जो होता है एंगल बाइसेक्टर से होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो जानना होता है। एक लाइन होता है एंगल बाइसेक्टर, फिर एक लाइन होता है मीडियन, एक लाइन होता है एल्टीट्यूड, ऐसी मेरे भाई सारी लाइनें होती हैं। नॉर्मल केस में सब अलग अलग जगह पर बिखरी होती हैं। जैसे अगर मानो कोई यहाँ पर ये ट्राइंगल हमने बनाया है तो जो एंगल को आधे आधे में काटती है हो सकता है वो ऐसे आ जाए। और मेरे भाई जो मीडियन होती है जिसे हम माध्यिका कहते हैं, तो मीडियन जो माध्यिका होती है ना वो एंगल को आधे आधे में काटने का काम
नहीं करती है, वो साइड को आधे आधे में काटती है। यानी एक ऐसा बिंदु जहाँ से ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर हो और उस बिंदु को यहाँ जोड़ दो, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, तो इस लाइन को मेरे भाई मीडियन यानी माध्यिका कहते हैं। और यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक कहते हैं। अब यहाँ जो नॉर्मल ट्रायंगल होते हैं, ये रेखा अलग होती है, ये रेखा अलग होती है। जब तुम थोड़ा इसको समेट करके इक्विलेटरल बनाते हो तो मज़े की बात आ जाती है कि यही वो लाइन होता है जो एंगल को भी काटता है मेरे भाई, और यही वो बिंदु होता है जो तुम्हारी भुजा को भी काटता है। ठीक है, तो ये वो लाइन है, एंगल को काट रहा है, तो इसको तुम क्या कहोगे, तो इसको तुम मेरे भाई एंगल बाइसेक्टर कहोगे मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहोगे, तो एंगल बाइसेक्टर कहोगे। और चूंकि मेरे भाई यही वो लाइन है जो आकर के भुजा को काटता है, इसीलिए तुम इसको क्या कहोगे मेरे भाई, तो तुम इसको मीडियन भी कहोगे। और थोड़ा मजे की बात तुमको और बताएं तो ये साथ साथ 90 का कोण भी बनाता है, और चूंकि 90 का कोण बनाता है इसीलिए इसको हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ये सारी बातें होती हैं। तो मेरे भाई वही है, गंगाधर ही शक्तिमान है वाली कहानी हो जाती है। ठीक है, आप इस बात को समझिए, गंगाधर ही क्या है, शक्तिमान है, ये समझ लीजिए। तो ये हमारा नॉर्मल केस में होता है और ये हमारा किसके केस में होता है, इक्विलेटरल में। अब मेरे भाई जब इक्विलेटरल में होता है तो यही लाइन एंगल बाइसेक्टर, यही लाइन मीडियन। तो मेरे भाई जहाँ पर देखो, यहाँ पर जब सारे के सारे मीडियन, ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है और ये भी मीडियन है, तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि जब एंगल के बाइसेक्टर मिलते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल केस में क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल को मेरे भाई यहाँ पर मैं तुम्हें सारी बातें बहुत विस्तृत रूप से समझाता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। नॉर्मल केस में क्या होता है, जैसे मानो ये एंगल का मेरे भाई ये काटने वाला, ये एंगल का मेरे भाई काटने वाला, और यहाँ पर ये एंगल का काटने वाला जिस बिंदु पर मिलता है, ठीक है, तो इस बिंदु को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को हम यहाँ पर इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, इन सेंटर यानी अंतः त्रिज्या। उसके बाद नॉर्मल केस में क्या होता है कि जैसे मानो यहाँ पर ये तुम्हारा ट्रायंगल हो गया, यहाँ पर ये लाइन हो गया, ठीक है, कौन सा लाइन हो गया, मीडियन। ये माध्यिका हो गई, ये माध्यिका हो गई और ये माध्यिका हो गई। ठीक है, या इसी ट्रायंगल में हम बना देते हैं ना, इसी ट्रायंगल में हम मान लीजिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बड़े तरीके से बना देता हूँ कि मान लो कि मेरे पास में यहाँ पर ये ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये जैसे मान लेते हैं ट्रायंगल है, तो ये एंगल को काटने वाली ये रेखा है, एंगल को काटने वाली ये रेखा है और एंगल को काटने वाली ये रेखा है। जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उस बिंदु को मेरे भाई हम यहाँ पर इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन सेंटर यानी अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये रेखा क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से इसने आधे और आधे में बांटा है। ये रेखा मेरे भाई मीडियन हो जाएगी, और यहाँ से ये वाली रेखा जो हो जाएगी, हो सकता है कि ये अलग जाए और जा करके मिले। अब यहाँ पर भी एक बिंदु का निर्माण हो रहा है, और जहाँ पर सारे के सारे मीडियन 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 मिलते हैं, तो उस पॉइंट को हम यहाँ सेंट्रोइड कहते हैं। उस पॉइंट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, जब मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों लोगों का झगड़ा सुलझता है, इनको समेटा जाता है और समेट करके एक ट्रायंगल बनाया जाता है, तो पता चलता है यहाँ पर जो ये लाइन और ये लाइन मेरे भाई अलग थी, आज वो लाइन एक ही पर आ गई। मेरे भाई एक लाइन अलग था, दूसरा अलग था, आज वो एक ही के ऊपर आ गया। एंगल वाला लाइन अलग था, साइड वाला लाइन अलग था, एक ही पर आ गया। तो जब यहाँ पर ये लाइनें आपस में सुलह कर लेती हैं, तो इनके जो सेंटर अलग था, इसका सेंटर अलग था, वो भी सुलह कर लेता है और दोनों सेंटर कहाँ पर आ जाते हैं, एक ही जगह पर आ जाते हैं। क्योंकि परिभाषा ये कहती है कि सारे एंगल बाइसेक्टर जहां मिले तो उस पॉइंट को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इन सेंटर। और परिभाषा ये कहती है सारी मीडियन जहां पर मिले तो उसे हम क्या कहेंगे, तो सेंट्रोइड कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर ये जो बिंदु बन जाता है, जैसे जिस लाइन, इसी लाइन को एंगल बाइसेक्टर भी कहते हैं, इसी लाइन को मीडियन भी कहते हैं, इसी को एल्टीट्यूड। उसी तरीके से इस सेंटर को मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे, तो इस सेंटर को मेरे भाई यहाँ पर जो है, इस सेंटर को आप यहाँ पर जो है इन सेंटर कहोगे, इसी सेंटर को आप यहाँ सेंट्रोइड कहोगे। और आगे चल करके जो बाकी दो सेंटर होते हैं, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, वो भी यही लाइन होता है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही लाइन को हम चारों चीज का नाम देते हैं। फिलहाल अभी इतना समझो। तो अगर यहाँ पर ये इन सेंटर है, तो अगर ये इन सेंटर है तो मेरे भाई यहाँ पर ये सर्कल का जो रेडियस होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, देखो अगर ये इन सेंटर है तो मतलब इस सर्कल का ये है, तो रेडियस क्या होगा, तो ये हो जाएगा। अब इसमें भी मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ। इसमें भी मजे की बात क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि तुमने यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, उसके अंदर में तुमने यहाँ पर क्या बना दिया, तो उसके अंदर पे मेरे भाई ये सर्कल बना दिया। तो जैसे मैंने कहा कि ये वाला लाइन ही क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। ठीक है, यही वाला लाइन क्या कहलाता है, इन सेंटर भी कहलाता है, और यही वाला लाइन सेंट्रोइड कहलाता है।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है a/2√3, ठीक है। और इसको हम लोग बाद में पढ़ाएंगे तो हम लोग इसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। और मज़े की बात मैं बताऊं, यहाँ पर नीचे वाले की जितनी वैल्यू होती है ऊपर वाले की वैल्यू डबल होती है। ये कौन कहता है, तो ये मीडियन कहता है। मीडियन एक माध्यिका, एक ऐसी चीज़ है जो माध्यिका हमें ये बताती है कि सुनो, माध्यिका का मेरे भाई यहाँ पर काम क्या होता है, माध्यिका ये कहती है कि यहाँ पर साइड से जो सेंट्रोइड तक आ रही है वो 2 यूनिट होती है, और सेंट्रोइड से लेकर के जो साइड तक जा रही है वो 1 होती है। तो जैसे कई बार तुम्हारा क्या होगा, एग्जामिनर तुमसे यहाँ पर ये रेडियस वाला लेंथ ना पूछ करके ये पूछ देगा, तो तुम्हें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर आई तो डबल करके बता देना कि ये कितना होगा, 20 होगा। बट ये ओनली अप्लाइड होता है स्पेशल केस में, और किस में होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। तो बहुत खूबसूरती से आपने समझा कि यही वो बिंदु है जो इन सेंटर भी है और सेंट्रोइड भी है। फिर खूबसूरती से आपने यहाँ पर ये समझा कि जो ये दिया गया हमें यहाँ पर उसी का क्या करना है, तो डबल करना है। तो अगर ये डबल करना है तो आप मेरे को एक बात बताओ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर PQR एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, बहुत तरीके से हम पढ़ेंगे सर, P हो गया, Q हो गया और R हो गया, ये एक समबाहु त्रिभुज है। PQR के केंद्रक बिंदु A है, ये हमारा सेंट्रोइड हो गया है। यदि त्रिभुज की भुजा 12 है, अगर मेरे भाई भुजा की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो PA का मान कितना होगा। देखो मैंने कहा था ना, एग्जामिनर बहुत चालाकी से ये जो है यहाँ पर ये काम कर देता है कि वो मेरे भाई यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये A जो हो गया, तो देखो 2 चीज़ें होती है, एक यहाँ से लेकर के यहाँ वाली दूरी और एक यहाँ से लेकर के यहाँ वाली दूरी। ऐसे मान करके चलो छोटा r है, तो यहाँ पर ये कितना है, तो मेरे भाई 2r है। तो क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में PA का मान पूछा गया है। तो अगर PA का मान पूछा गया तो वो 2 टाइम ऑफ रेडियस है, और रेडियस की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, तो रेडियस की वैल्यू हो जाती है a/2√3, a/2√3, यानी ये हो जाएगा a/√3, ठीक है। a/√3 हो जाएगा, तो मेरे भाई हम यहाँ क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी है, तो 12/√3 हो जाएगा। अब 12/√3 हो जाएगा तो मेरे भाई रेशनलाइजेशन तो आपको पता ही है कि जैसे मान लीजिए 12/√3 है, तो नीचे में रूट होता है, तो ऊपर और नीचे से हम गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो √3 × √3 मेरे भाई 3 बन जाएगा, और 3 इससे काट देगा 4 बार में, तो आंसर हमारा 4√3 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, तो 4√3 आ जाएगा। समझ गए इस बात को लेकर के यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया मेरे भाई। यहाँ पर ये बात बताइए जल्दी से, कहीं पर कोई दिक्कत है तो बताइए भाई। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कहीं पर कोई परेशानी की तो बात है, बताओ। छोटी छोटी बातें हैं, हर कुछ बहुत बारीकी से हम लोग समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और सब जानेंगे, ठीक है। ऑल क्लियर हो गया भैया, चलिए बहुत बढ़िया बात है। ऐसा ही आइसोस्केलेस ट्रायंगल में भी होता है ना, नहीं आइसोस्केलेस में सारे सेंटर्स अलग अलग होते हैं रविंदर भाई, एक जगह पर नहीं होते हैं, ठीक है। आइसोस्केलेस की कहानी अलग है और इसकी कहानी जो है मेरे भाई यहाँ पर अलग है। एक बच्चा कह रहा है IBA-CIO के लिए जो है वो कोर्स लेकर के आइए। देखो जो हम पढ़ा रहे हैं तुम्हारा इसी से IBA-CIO का हो जाएगा, नैनिका जी, उसके लिए अलग से कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग पागल बनाते हैं, अलग अलग एग्जाम्स के नाम पे अलग अलग कोर्स लॉन्च करके। एक ही बार मैथ स्पेशल पढ़ो और उसी से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ सर्कम सेंटर के बारे में पढ़े। तो पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा, एंगल के बाइसेक्टर के बारे में, ठीक है। दूसरी क्लास में मैंने यहाँ पर क्या पढ़ाया आपको, तो हमने यहाँ पर ये बताया कि जहाँ सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं तो उसको हम लोग इंसेंटर कहते हैं, और हमने इंसेंटर के बारे में पढ़ा। कुल मिलाकर के मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो ट्रायंगल की शीट है ये आखिरी शीट है। इस आखिरी शीट में 4 तरह के सेंटर पढ़ने हैं। पहला वाला पढ़ चुके, अब दूसरे वाले पर चलते हैं, और दूसरे वाले का नाम है सर्कम सेंटर, परिकेंद्र। देखो जैसे इंसेंटर जो है वो एंगल बाइसेक्टर्स के निर्माण से बना है, तो ये जो सर्कम सेंटर है ये भी किसी न किसी के निर्माण से बना होगा। तो यहाँ पर ये किसके निर्माण से बना होगा, जरा हम समझते हैं। तो यहाँ पर ये किसके निर्माण से होगा, तो पढ़ो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। पहले आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ना है और तब उसके बाद उनके जो मीटिंग पॉइंट होते हैं वो सर्कम सेंटर का निर्माण करते हैं तो पढ़ना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में जानते हैं। देखो एक क्या होता है कि जैसे लाइन है, इसके ऊपर अगर तुमने किसी को ऐसे 90 डिग्री बना दिया तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और एक मेरे भाई होता है एक ऐसा लाइन जो बाइसेक्ट करे तो इसको बोलते हैं बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, इन दोनों के गुणों को मिलाकर के एक ऐसी रेखा बनाई गई,
ठीक है। इसका गुण यहाँ पर 90 डिग्री बनाना होता है और इसका गुण होता है आधे आधे में काटना। तो दोनों का इस्तेमाल करके एक ऐसा लाइन बनाया गया जो मेरे भाई परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा, परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा। ये माता और पिता दोनों के जिसमें गुण आ जाए तो समझ लीजिए वही यहाँ पर असली है, बाकी सब नकली है, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर होने के साथ में 90 पर बाइसेक्ट भी करे उसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हिंदी में लंब समद्विभाजक कहते हैं। तो जैसे मानिए यहाँ पर ये एक रेखा है, यहाँ पर ये क्या है, रेखा है, ठीक है। और यहाँ पर ये अमिताभ बच्चन वाली रेखा नहीं है, यहाँ पर ये आपकी गणित वाली रेखा है। ये रेखा को अगर मान लीजिए कोई एक दूसरी रेखा आकर के 90 पे यहाँ पर बनाती है और साथ में आधे आधे में काटती है, तो ये जो एल नाम की रेखा है ये ए बी के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगी, लंब समद्विभाजक का काम करेगी। क्या करेगी यहाँ पर, लंब समद्विभाजक का काम करेगी। और मेरे भाई ऐसे ही होता है कि जब मान लीजिए आप यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल बनाते हो, कोई भी यहाँ पर ट्रायंगल बनाते हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं तो थोड़ा सा उल्टा टेढ़ा ट्रायंगल बनाऊंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में कुछ तरह के फिगर्स को मैं क्लियर कर सकूं। मैं अब ऐसा वाला ट्रायंगल बना रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि आपको एकदम मिड पॉइंट ढूंढना है, तो ये हो गया मिड पॉइंट। आपको इसका मिड पॉइंट ढूंढना है तो हो गया मिड पॉइंट। आपको इसका मिड पॉइंट ढूंढना है तो मिड पॉइंट। और मेरे भाई मुझे एक ऐसी रेखा बनानी है, मुझे एक ऐसी रेखा मेरे भाई लेनी है यहाँ पे, ठीक है, जो इस मिड पॉइंट से ला करके कितने डिग्री बनाए, 90। आपको ऐसा रेखा नहीं लेना कि ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। अलग अलग एंगल्स पे अपने को नहीं चाहिए, अपने को चाहिए क्या, जो 90 डिग्री बनाए। अपने को क्या चाहिए मेरे भाई यहाँ पर, जो 90 डिग्री बनाए, ठीक है। और मिड पॉइंट इसका यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा मेरे भाई। यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, जो इस लाइन से ला करके मेरे भाई यहाँ पर समझना, इस लाइन से आकर के कितने का बनाए, 90 डिग्री। तो जहाँ पर इसने 90 बनाया, इसने भी 90 बनाया, इसने भी 90 बनाया, तो सब ये भी लाइन, जैसे देखो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है और ये वाला लाइन है, एक पॉइंट पर मिले कि नहीं मिले, मिले ना। तो जिस पॉइंट पर मेरे भाई ये मिलते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सरकम सेंटर कहते हैं मेरे भाई यहाँ पे। और सरकम सेंटर के साथ साथ मेरे भाई हम इसे अंतः केंद्र भी कहते हैं, ठीक है। हम इसे अंतः केंद्र नहीं, परिकेंद्र कहते हैं। हम इसे मेरे भाई यहाँ पर क्या कहते हैं, तो बोलोगे गुरुजी हम इसे परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। हम इसे क्या कहेंगे, तो परिकेंद्र कहेंगे। हिंदी सही लिखी है कि नहीं लिखी है मेरे भाई, यहाँ पर बताना जरा, ठीक है। सरकम सेंटर, परिकेंद्र, 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 ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई हिंदी हमारी सही लिखी गई है, ये देख लीजिए, ठीक है। अब बोलोगे सर इसका फायदा क्या क्या होता है, तो जैसे देखो इन सेंटर में तुमने दो चीजें पढ़ी थी, एक की एंगल कैसे निकालते हैं और दूसरा रेडियस कैसे निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें भी दो चीजें पढ़ोगे, एंगल कैसे निकालते हैं और साथ के साथ रेडियस कैसे निकालते हैं। बोलोगे सर इस तरह का फिगर आप क्यों बनाएं, इसीलिए मेरे भाई बनाएं क्योंकि 99% लोग अपनी किताबों में या पढ़ाते वक्त में ऐसा काम कर देते हैं कि वो ये बोल देते हैं देखो जो 90 डिग्री बना दे और आधे आधे में काट दे, 90 डिग्री बना दे और मेरे भाई आधे आधे में काट दे, और 90 डिग्री बना दे आधे आधे में। तो बच्चे के दिमाग में ये फिट हो जाता है कि ये वाला जो होता है ये यहाँ से होकर के गुजरता है, ये वाला जो होता है ये वर्टेक्स से होकर गुजरता है, ये जो होता है वर्टेक्स से होकर के गुजरता है। और बच्चा इसको मान करके फिर ऐसे फिगर अपने दिमाग में एज्यूम कर लेता है, जबकि ये बहुत बड़ी गलत बात है। इन सेंटर पढ़ाते वक्त में मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई यहाँ जो एंगल का बाइसेक्टर होता है, एंगल का बाइसेक्टर होता है और एंगल का बाइसेक्टर होता है वो मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सेंटर से हम इसमें इसी रेखा में होती है, इन सेंटर और वर्टेक्स एक ही रेखा में होती है, इन सेंटर वर्टेक्स एक ही रेखा में होती है, इन सेंटर वर्टेक्स एक ही रेखा में होती है। लेकिन वो चीज़ आप आकर के सरकम सेंटर में नहीं कह सकते, कहाँ पर राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये मेरे भाई एक अलग रूट में है और ये वाली चीज एक अलग रूट में है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा टेढ़ा बेड़ा फिगर ट्रायंगल लिया था ताकि तुम्हारे दिमाग में ये डाल सके कि यहाँ से सेंटर जाने के लिए, यहाँ से वर्टेक्स जाने के लिए तुम्हें अलग रास्ता पकड़ना पड़ेगा, ये सेम नहीं है, हमें अपने साथ में मुझ जोड़िए, हम अलग है, ठीक है। तो ये हो जाता है, असल में यही है तुम्हारा सरकम सेंटर। अब जैसे तुम इस सरकम सेंटर के बारे में पढ़े तो तुम इससे क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो पता है, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो। ये जो सेंटर होता है ना भाई मेरे, इसी सेंटर को मान करके ट्रायंगल बनाया, सर्कल बनाया जाता है, ये ऐसे सर्कल बनता है। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने सरकम सेंटर जाना। अब ये सरकम सेंटर में जैसे मैंने कहा कि इन सेंटर में आपको दो चीज़ें पढ़ाई गई थी, एक एंगल के बारे में पढ़ाया गया था और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर आपको पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था, रेडियस के बारे में। तो सरकम सेंटर में भी आपको ये दो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। मान लीजिए यहाँ पर ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। देखो मेरे भाई जैसे कोई भी ट्रायंगल होता है, अगर उसके अंदर सर्कल आता है तो उसको हम लोग कहते हैं इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर यहाँ पर कहते हैं क्यों, क्योंकि वो मेरे भाई अंदर में है उसके,
ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल आता है, अगर कोई उसको यहाँ पर बाहर से ऐसे करता है तो उसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सरकमस्क्राइब कर रहा है इस ट्रायंगल को, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसका जो दायरा इसके पेट में है, और यहाँ पर क्या है, सर्कल ही ट्रायंगल को अपने पेट में लेकर के बैठ गया है। सर्कल ही ट्रायंगल को अपने पेट में लेकर के बैठ गया है। तो अगर तुम बात करोगे सरकम सेंटर की, तो समझना ये जैसे मानो तुम्हारा सरकम सेंटर है। कैसा सेंटर, वो जहां पर सारे के सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलते हैं। तो अगर यहाँ पर ये सरकम सेंटर है, अगर यहाँ पर ये मेरे भाई क्या है, ये बिंदु सरकम सेंटर है, तो इससे दो चीजें निकल करके आएंगे। पहला पॉइंट यहाँ क्या निकल करके आएगा कि जैसे मानो ये तुम्हारा वर्टेक्स है ABCD करके मेरे भाई यहाँ पर, और ये तुम्हारा सरकम सेंटर है, जिसको मान लो एक पल के लिए जो है हम C' के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने दो बातें कही थी कि एक एंगल के बारे में पढ़ना है और एक रेडियस के बारे में पढ़ना है। तो एंगल के बारे में तुम क्या पढ़ोगे मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। एंगल के बारे में पढ़ने के पहले मैं तुम्हें यहाँ पर एग्जैक्ट इसका पहले फिगर बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। कि इसका फिगर मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है। तो ये एक सर्कल है, और सर्कल जो है मेरे भाई देखो यहाँ पे ये क्या था, एक ट्रायंगल था, और ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल होता है उसे कहते हैं सरकम सर्कल, और मेरे भाई यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल होता है उसे इन सर्कल कहते हैं। बाहर वाले सर्कल को सरकम सर्कल कहते हैं, अंदर वाले को इन सर्कल कहते हैं। तो हम सरकम सर्कल बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे मेरे भाई, सरकम सर्कल बनाएंगे। अब सरकम सर्कल बनाने के बाद में मेरे भाई क्या होगा जरा समझिए, बहुत मजे से तुम्हें सारी चीजें हम रिलेट करवाने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं। तो सरकम सर्कल में यहाँ पर जब तुम इस सरकम सेंटर को ज्वाइन करते हो इनके साथ में, सर्कल को सरकम सर्कल कहते हैं, सेंटर को सरकम सेंटर कहते हैं, और रेडियस को सरकम रेडियस कहते हैं। समझ गए बात को लेकर के, सर्कल को सरकम सर्कल, सेंटर को सरकम सेंटर, और रेडियस को सरकम रेडियस। सरकम शब्द आता है, ठीक है। सेंटर के साथ जुड़ जाएगा सरकम सेंटर, रेडियस के साथ जुड़ जाएगा सरकम रेडियस, सर्कल के साथ जुड़ जाएगा सरकम सर्कल, मतलब सरकम रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ जो एंगल होता है मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो देखो सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है। सर्कल की प्रॉपर्टी पता है क्या होती है, सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी कॉर्ड है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर ये जो कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड अगर सर्कल पर थीटा बना रहा है तो कभी भी अपने सेंटर पर उसका डबल यानी 2 थीटा बनाएगा। ये प्रॉपर्टी है, जब सर्कल पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि यहाँ पर कहीं पर भी अपने सेगमेंट में थीटा बना रहा है तो सेंटर पर उसका डबल बनाता है। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि ये एंगल मेरे भाई थीटा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा हमेशा क्या बनेगा, डबल बनेगा, और क्या बनेगा, 2 थीटा। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1 की एंगल के बारे में कैसे पता करें, तो एंगल के बारे में ऐसे पता होगा। अब हम बता रहे हैं पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, रेडियस के बारे में कैसे पता करें। तो सबसे पहली बात, इसकी रेडियस ये वाली होगी नहीं, इस रेडियस को तो हम इन रेडियस कहते हैं, ये तो जगह ऑक्यूपाइड है। सेंटर से सर्कल तक जाने वाली लाइन ये कहलाती है सरकम रेडियस, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहलाती है सरकम रेडियस कैपिटल आर से, और ये कहलाती है सरकम रेडियस कैपिटल आर से। यहाँ पर इनकी भुजा ए होती है, इनकी भुजा बी हो गई, इनकी भुजा सी हो गई। तो ये जो तुम्हारा कैपिटल आर है, इसको निकालने का तरीका क्या है, तो जैसे स्मॉल आर को निकालने का तरीका होता था कि हम एरिया को इससे डिवाइड कर देते थे, कैपिटल आर को निकालने का तरीका यह है कि हम ABC को डिवाइड करते हैं 4 टाइम ऑफ एरिया से। ABC को डिवाइड करते हैं 4 टाइम ऑफ एरिया से, ठीक है। बाद में हम यहाँ पर इसके भी अलग अलग रूप जानेंगे कि जैसे हमारा इन रेडियस वाला 3 ट्रायंगल के लिए अलग अलग केस बनाता था। 3 ट्रायंगल कैसा, नॉर्मल ट्रायंगल का अलग था, इक्विलेटरल का अलग था, राइट का अलग था। इसका भी 3 केस बनता है, इसका भी हम तीनों केस तुम्हारे सामने अभी समेट देते हैं। ये नॉर्मल ट्रायंगल के लिए मेरे भाई यहाँ पर ऐसा होता है, बट यहाँ पर ये 3 अलग अलग ट्रायंगल के लिए अलग अलग बिहेव करेगा, ठीक है। और वो 3 ट्रायंगल कौन कौन से होंगे समझो। पहला हो जाता है एक नॉर्मल जनरल ट्रायंगल। जनरल ट्रायंगल में अगर यहाँ पर ये ए है, अगर यहाँ पर ये बी है, अगर यहाँ पर सी है, तो ये जो हम रेडियस बनाते हैं, ये जो हम रेडियस मेरे भाई बनाते हैं, इस रेडियस की वैल्यू क्या होती है, तो ABC डिवाइडेड बाई 4 टाइम ऑफ एरिया। ABC डिवाइडेड बाई 4 टाइम ऑफ एरिया ये हो जाता है। अगर यहीं पर ये ट्रायंगल मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल में बन जाए, तो ये ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में बन जाए, तो ये वाला जो पॉइंट है जो कि मेरे भाई R है, यहाँ पर ये हमारा R हो गया ना, ठीक है, समझना मेरी बात को, ये वाला पॉइंट जो कि हमारा R हो गया। तो अगर मानो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये हो जाता है A/√3। क्या हो जाता है, A/√3। और अगर यहाँ पर ये ट्रायंगल जो होता है, अगर मान लेते हैं इस तरीके से हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में तब्दील हो जाता है, कि सर यहाँ पर ये वाला सर्कल का क्या पता करना है, इसका रेडियस पता करना है। तो मेरे भाई यहाँ मजे की बात बता दूं, ठीक है, राइट एंगल में ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है मेरे भाई यहाँ पर बेस, और ये होता है हाइपोटेनस, ठीक है।
उस केस में जब राइट एंगल ट्रायंगल में तुम यहाँ पर इसका मेरे भाई निर्माण करते हो ना, ये सर्कल का जो तुम निर्माण करते हो, तो सबसे मज़े की बात और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये होती है कि निर्माण करते वक्त में जो सेंटर आता है वो सेंटर यहाँ पर नहीं आता, वो सेंटर यहाँ पर आता है। और सेंटर यहाँ पर आता है तो ये भी रेडियस कहलाता है, ये भी रेडियस कहलाता है, और ये भी रेडियस कहलाता है। इसीलिए इस केस में जो इसका रेडियस होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस का आधा होता है। तो पूरा समरी तुम्हारे आगे हम लिख करके बता दिए, पूरा समरी हम तुम्हारे आगे लिख करके समझा दिए कि भैया देखो कोण की बात आती है तो कोण में यहाँ पर क्या होता है, जस्ट डबल हो जाता है। और जब बात यहाँ त्रिज्या निकालने की आती है, परित्रिज्या निकालने की आती है, तो नॉर्मल केस में ये, इक्विलेटरल में ये, और यहाँ राइट एंगल में यहाँ पर ये। ठीक है, अब इसी के साथ में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझते हैं, सारी बातों को हम लोग यहाँ जानते हैं। यही सारी कहानियाँ यहाँ पर दे रखी हैं कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे मेरे भाई यहाँ पर हमें समझना होता है। आओ चलो मेरे भाई सीधा सीधा इसके ऊपर मैं सवाल देके चंद सवाल और हम यहाँ जाने कि हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमारे सामने कहा है कि ओ जो है PQR नाम के ट्रायंगल का सरकम सेंटर है। ओ बी द सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल PQR। ये P है, ये Q है और यहाँ पर क्या है, R है। और O मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो सरकम सेंटर है। ठीक है, QOR का मान 110 है। Q हो गया, O हो गया और यहाँ पर R हो गया। ये QOR का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर ये कितना है, 110 है। ये कितना है मेरे भाई, 110 है। OPR का मान हमारे सामने 25 है। ठीक है, ये हमारे सामने। अच्छा चलो, इस क्वेश्चन को जाने के पहले मैं तुमसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये तुम्हारे सामने एक ट्रायंगल है और यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर ये ABC है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, सरकम सर्कल हो गया, मान लेते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल देखो, दोनों क्वेश्चन अलग अलग मैं तुम्हें दे रहा हूँ और मैं दोनों के आंसर तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पर कि ये क्या होगा। ठीक है, मुझे दोनों के आंसर तुम यहाँ पर बता देना। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने तुमसे यहाँ पर ये दिया है 60 और मैं तुमसे यहाँ पर इसका मान पूछ रहा हूँ, और दूसरे वाले क्वेश्चन में मैंने इसका मान दिया है मेरे भाई 100, तो मैं तुमसे यहाँ पर इसका मान पूछ रहा हूँ। क्या करोगे मेरे भाई, कैसे बताओगे, जल्दी से बताओ, कैसे बताओगे मेरे भाई, यहाँ पर बताओ जल्दी से। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी आप ही ने पढ़ाया कि इसका यहाँ पर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है सर, इसका डबल हो जाता है। तो 60 का डबल यहाँ पर कितना होगा, तो 100 मेरे भाई 20 हो जाएगा। ये डन है। ठीक है, हम दो तरीके से बातों को कह सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि या तो इसका ये डबल है, दूसरा ऐसा कह सकते हैं कि इसका ये हाफ है। उसी तरीके से मेरे भाई, ठीक है सर, यहाँ 100 का यहाँ पर जो हाफ होगा वो कितना होगा, तो 100 का हाफ हमारा कितना होगा, तो 50 होगा। हम ऐसे यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये दो बातें आपने समझ ली, तो इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए चलिए देखा जाए। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि इसका मान 110 है। ठीक है, अब इसका मान 110 है तो जाहिर सी बात है 100, अच्छा ठीक है 110 हो गया। OPR का मान हमारे सामने कितना है, तो देखो अगर ये 110 है तो ये पूरा मान कितना होगा, तो 110 का आधा 55 होगा। तो यहाँ पर ये कितना होगा, तो मेरे भाई 55 होगा। कितना होगा, 55। अब क्वेश्चन में कहा गया कि ये OPR है मेरे भाई, यहाँ पर ये OPR हो गया ना, ये वाला लाइन हो गया। इस OPR में यहाँ पर इसका मान जो है यहाँ पर ये कितना है, तो 25 है। अगर यहाँ पर ये मेरे भाई 25 है तो क्वेश्चन में कहा गया P हो गया, R हो गया और Q हो गया, ये पूरा पूरा मान बताओ। देखो भाई, ठीक है, छोटी सी बात अब तुम्हें और समझाते हैं। यहाँ पर जो तुमने ये पॉइंट्स पढ़े ना कि सर यहाँ पर ये 120 का मेरे भाई आधा होता है, उन्हीं पॉइंट्स में एक और बात मैंने छुपा दिया था और तुम्हें बताऊं मैंने क्या छुपाया था। ये मेरे भाई सेंटर है, तो यहाँ पर ये क्या होगा मेरे भाई, बताना जरा। तो बोलोगे गुरुजी रेडियस होगा, और ये भी क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर रेडियस होगा। अगर ये दोनों के दोनों रेडियस होंगे यानी दोनों भुजाएं बराबर होंगी, और दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो मेरे ये जो दोनों कोण हैं ये भी मेरे बराबर होंगे। ठीक है, ट्रायंगल में तीनों कोणों को जोड़ने पे मेरे भाई यहाँ पर क्या है, 180 डिग्री आता है। 180 में मेरे पास 120 का कलेक्शन हो गया है, तो बचा कितना, 60। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जब भुजाएं बराबर होती हैं तो कोण भी मेरे क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी देखो, ये तुम्हारे सामने बच्चों क्या है, तो ये रेडियस है मेरे भाई, और ये तुम्हारे सामने यहाँ पर क्या है, तो रेडियस है। सभी को जोड़ने में 180 आता है, उस 180 में यहाँ पर ये 100 है, तो यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा, 80। 80 में यहाँ पर ये 40 होगा, और ये भी हमारा कितना होगा, तो 40 होगा। कितना कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 40 और 40 होगा। बस यहाँ पर मुझे उसी बात को ध्यान रखना है। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये वाला जो मेरे भाई लाइन है, ठीक है, ये 25 है, ये वाला भी लाइन जो होगा वो भी हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर ये 25 है तो ये भी डेफिनेट है, कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, क्योंकि सर एक ट्रायंगल में ये रेखा और ये रेखा दोनों रेडियस का काम करती है, तो बराबर होगा। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये वाला जो लाइन हो गया और ये वाला लाइन हो गया,
ठीक है। इस ट्रायंगल में मेरे भाई तीनों को जोड़ने पे देखो, ये लाइन और ये लाइन रेडियस है, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ठीक है, क्योंकि ये सरकम सेंटर है, ठीक है। आप इस 55 का यूज नहीं कर पाओगे, इस 55 को आप जाने दो, ये आपके मन की कोई काम की बात नहीं है। अगर ये 110 है तो बाकी दोनों को जोड़ने पे 70 आएगा, 70 में यहाँ पर ये 35 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये 25 था तो ये 25 हुआ और ये 35 था तो 35 हुआ। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये जो एंगल है P हो गया, R हो गया, Q हो गया, तो एंगल PRQ का बच्चों मान कितना होगा, तो PRQ का मान 25 और 35 मेरे भाई दोनों का सम होगा, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बड़े मक्खन तरीके से 60 हो जाएगा, जो कि बड़े आसान से आप उत्तर दे पाएंगे। तो बताइए मुश्किल है कुछ भी ज्योमेट्री? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एकदम आसानी से पढ़ा जाए, अच्छे से पढ़ा जाए तो मुश्किल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। 25 नंबर में देखो क्या कहा गया, 25 नंबर में कहा गया ओ जो है ABC का सरकम सेंटर है। ये तुम्हारे सामने ABC नाम का एक ट्रायंगल है और ओ मेरे भाई यहाँ पर क्या काम करता है, सरकम सेंटर का। BAC का जो मान है, B हो गया, A हो गया, C हो गया, इसका मान मेरे सामने 85 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर BCA का जो मान हो गया, B हो गया, C हो गया, ये हो गया, इसका मान मेरे सामने 55 डिग्री है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर क्या कहा है, तो हमसे यहाँ पर ये कहा है कि तुम मेरे को बताओ O हो गया, A हो गया, C हो गया, ये एंगल कितना होगा, ये कितना होगा। मैंने कहा ठीक है मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ, ट्रायंगल के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। 180 में से हमारे सामने कितना है, तो 180 में हमारे सामने 140 है, हमारे सामने कितना है, 140 है। तो हमारे सामने 140 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल मेरे भाई 40 होगा, डेफिनेट है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे हमने सरकम सेंटर के बारे में पढ़ा, तो जैसे मानो हमने ये पढ़ा कि सर अगर यहाँ पर ये थीटा है तो इसका ये कितना होगा, डबल होगा। तो ऐसे ही कभी अगर मेरा फिगर ऐसा बन जाए मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पर मुझे ऐसे निकालना पड़े, तो मुझे पीछे वाला देखना पड़ेगा कि ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। यानी हमेशा मेरे भाई भुजा जो सेंटर के साथ में एंगल बनाएगी वो अपने पीछे वाले का डबल बनाएगी। जैसे इसके पीछे वाला थीटा है तो उसका डबल, ठीक है, इसके पीछे वाला थीटा है तो उसका डबल। तो ऐसे ही मेरे भाई अगर मैं इसका निर्माण यहाँ पर इसको ज्वाइन करूंगा तो यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो ऊपर मेरे भाई एंगल बनेगा, ये ऊपर जो एंगल मेरा बनेगा ना यहाँ पे, एक सेकंड यार, ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई ये जो ऊपर एंगल बनेगा ये अपने पीछे वाले का डबल, यानी 40 का डबल कितना बनेगा, तो 80 बनेगा। 40 का डबल कितना बनेगा, तो मेरे भाई 80 बनेगा। अब अगर मान लेते हैं ये 80 बनेगा तो फिर वही बात आती है ट्रायंगल। आप देखो यहाँ पर ये पूरा पूरा अगर आप देखोगे तो ये पूरा पूरा मेरे भाई ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के सम 180 होता है, 180 में तुम्हारे पास 80 आ गया, 100 बचा है। ये भी तुम्हारा रेडियस है, ये भी तुम्हारा रेडियस है, तो 100 में ये वाला भाग कितना होगा, तो ये वाला भाग 50 होगा, और ये वाला भाग कितना होगा, तो ये भी भाग मेरे भाई 50 होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है OAC का मान बताओ, तो 50 होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर। बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाओ चलो 26 नंबर क्वेश्चन देखो। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो जरा। 26 नंबर में मेरे भाई बोला गया QOR का मान 110 है, ये हमारा 110 है मेरे भाई। OPR का मान ये हमारा 25 है, तो PQR का मान कितना होगा, ठीक है। तो PQR का मान हमसे ये पूछा गया, हम बहुत इज्जत से बता देंगे। कैसे बताएंगे, देखो मेरे भाई यहाँ समझना, तुम लोग सारे के सारे खिलाड़ी आदमी हो। ये बताओ, ये मेरे भाई यहाँ पर ये लाइन है, ठीक है, और ये भी एक लाइन है। आप मेरे को बताओ यहाँ पर ये 25 है तो ये भी कितना होगा मेरे भाई, 25 होगा, ठीक है, डेफिनेट है, क्योंकि ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है। अगर ये 25 और 25 50 हो गया तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 130 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पे 180 आता है। अगर मेरे भाई यहाँ पर ये 130 है तो पीछे वाला जस्ट यहाँ पर क्या होगा, इसका आधा, 130 का आधा कितना होगा, 65। या तो इसका ये डबल है या इसका ये आधा है, 65। तो PQR का मान कितना है, 65, ये आंसर होगा। बोलोगे सर यहाँ पर जो है 110 की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, बेफालतू का था टाइम पास करने के लिए, और यहाँ पर मेरे भाई कोई मतलब इसका नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 27 के बाद में ये सारी चीज़ें हैं जो आराम से हम लोग कल की क्लास में करते हैं और फिर बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। और बाकी उम्मीद करते हैं कि बढ़िया तरीके से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब कैसा लगा मेरे भाई यहाँ पर ये क्लास, बताइए। रविंद्र कहते हैं 2 घंटे का क्लास ले लो भाई, इतने में ही लोगों की हालत ख़राब है सर, 90% नेट खत्म हो गया सर, अब रहने दीजिए। पिंकी कुमारी कह रही हैं सबकी अलग अलग बातें, बताइए। ठीक है,
चलिए बहुत अच्छा, सभी को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू भाई। चलो बहुत बढ़िया बात है, सभी क्लियर हो गया। ठीक है भाई, ठीक है भाई, थैंक यू। चलो तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई ऐसे ही पढ़ाई करो। आज की क्लास में मुझे लगता है इतना काफ़ी है, और सारी चीज़ें मैंने बता दी है सरगम सेंटर के बारे में। ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग कल कर लेंगे। राहुल कुमार कहते हैं मज़ा आ गया सर, दिल से धन्यवाद, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया बात है, पढ़ते रहिए आप लोग यार, हमें आप लोगों के साथ में निश्चिंत रहिए, सब बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग करेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।